गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे चैप्टर को, और उसका पहला लेक्चर जो आपको दिया था वहाँ पर एडजॉर्प्शन के बारे में हमने स्टार्ट किया था, अधिशोषण के बारे में। वहाँ पर टाइप्स ऑफ अधिशोषण यानी कि जो आपके प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ा था। अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में जानकारी ली थी। आज बच्चों हम लेने वाले हैं अधिशोषण का जो नेक्स्ट आपका पार्ट है कि किसी गैस का सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन, और दूसरा है किसी सॉल्यूशन में उपस्थित पार्टिकल का सॉल्यूशन फेज में, यानी कि वहाँ पर विलयन प्रावस्था है, और विलयन में से जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सॉल्यूट जो होते हैं उनका किसी सॉलिड के द्वारा एडजॉर्प्शन, यानी कि दो बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़, सॉलिड पर गैस का एडजॉर्प्शन, और दूसरा है सॉलिड पर लिक्विड फेज से एडजॉर्प्शन। बेसिकली इन दोनों को आप बड़े ध्यान से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आपकी एक सॉलिड है और इसकी सरफेस है, यहाँ पर गैस पार्टिकल है। तो पहला केस आपका यह है, इन गैसों का इस सॉलिड की सतह पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो इसके बारे में कि कौन कौन से फैक्टर से इफेक्टेड होता है, इसको कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये आपका सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसके कॉन्टेक्ट में लाया गया सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आपको पता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होते हैं। तो इन सॉल्यूट्स पार्टिकल्स का क्या होता है यहाँ पर एडजॉर्प्शन होना। ये आपका सॉलिड है और ये लिक्विड फेज में है। दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ समझ में आ गया, सॉलिड के ऊपर गैसों का एडजॉर्प्शन होना, और दूसरा है सॉल्यूशन फेज के अंदर से पार्टिकल्स का सॉलिड पर एडजॉर्प्शन होना। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट, सॉलिड पर किसी गैस का एडजॉर्प्शन। बच्चों, अधिशोषण के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर एक आपका अधिशोष्य होता है, एडजॉर्बेंट, और दूसरा होता है अधिशोषक। ये हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था चौक और शई का। तो शई वहाँ पर अधिशोष्य है और अधिशोषक कौन है, वहाँ पर चौक होगा। यहाँ पर अधिशोष्य कौन है, गैस है, और अधिशोषक कौन है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब जैसे आपका चारकोल है, कोई मेटल हो सकता है, निकल PTPD, ये आपके अधिशोष्य होंगे। तो अधिशोषण की मात्रा की बात करें, X/m। X/m का मतलब हो गया, X यहाँ पर क्या है, अधिशोष्य की मात्रा, यानी कि जो गैस है कितनी मात्रा है उसकी, अधिशोष्य की मात्रा, और m यहाँ पर क्या है, अधिशोषक की मात्रा, यानी कितना अधिशोषक था उस पर कितनी मात्रा में आपकी गैस अधिशोषित हुई है, उस रेशो को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, तो ये अधिशोषण की मात्रा किसी गैस के लिए, अधिशोषण की मात्रा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बच्चों, फैक्टर्स में हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिशोषण टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, प्रेशर से इफेक्टेड होता है, विशेषकर गैसों के लिए, और सरफेस पर डिपेंड करता है, एडजॉर्बेंट की सरफेस कितनी है, और नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ये फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके प्रभावित करते हैं। अब कितना प्रभाव डालते हैं उसको हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। क्लियर है? तो पहली चीज़ मैं ले रहा हूँ, तो सबसे पहले आपका गैस का सॉलिड पर अधिशोषण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी सॉलिड की सतह पर गैस का अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आपका सॉलिड पर गैस का अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। और X/m डिग्री ऑफ आपका एडजॉर्प्शन क्या है, अधिशोषण की मात्रा क्या है, तो यूनिट मास पर जो अधिशोषक का है उस पर कितना मास आपका अधिशोष्य का
एकत्रित हुआ है वह उसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर ले रहा हूं मैं, नेचर ऑफ गैस, प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी गैस का सॉलिड के ऊपर जो अधिशोषण होता है उसमें पहला जो कारक है वो है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का मतलब हो गया गैस की प्रकृति क्या है। अब बच्चों यहाँ पर गैस की प्रकृति को हम केवल लिक्विफिकेशन से देखेंगे कि जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, अधिक होता है। अब गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो भाई गैसें भी आपकी दो नेचर की होती है, एक पोलर नेचर की होती है, एक नॉन पोलर नेचर की होती है। जैसे आप समझें अमोनिया गैस है ये आपकी पोलर है, HCl गैस है ये आपकी पोलर गैस है, ठीक है। लेकिन बात करें जो स्टेबल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये नॉन पोलर गैसें होती है। जो नॉन पोलर होती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, जैसे ये N और N, ये N2 है, और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो लगभग कौन सा बल होता है आपका, 11वीं क्लास में पढ़ा आपने, लंदन बल, जो सबसे लोवेस्ट पावर रखता है। तो ये बहुत कम आकर्षित होते हैं, और कम आकर्षित होते हैं तो ये फ्रीली रहेंगे, तो इनका पास आना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये लिक्विफिकेशन रेट इनकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे HCl है तो इनमें पोलर सिस्टम हो जाता है, प्लस और माइनस, दूसरा वापस HCl है तो ये प्लस और माइनस, और यहाँ पर आपका जो वंडरवाल फोर्स लगेगा वो लगभग इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, विद्युत बल होता है, जिसके कारण कि ये अधिक नज़दीक आ सकते हैं, और जब नज़दीक आ सकते हैं तो इनका लिक्विफिकेशन भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पोलर गैसें होती है उनका लिक्विफिकेशन यानी कि द्रवीकरण आसानी से होता है, और जब द्रवीकरण आसानी से होता है तो उनका अधिशोषण भी क्या होता है, आसानी से ज़्यादा होता है। और जिनका द्रवीकरण थोड़ा मुश्किल हो यानी कि जिनका आसानी से द्रवीकरण नहीं हो तो वहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन रेट भी क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन रेट कुछ गैसों की अगर लिखें तो अमोनिया, HCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपकी अन्य गैसें N2, O2 और H2, इस तरह का ऑर्डर आएगा आपका, ठीक है ना। जब सभी नॉन पोलर हो तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास को देख सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा है उसका अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो ये आपकी चीज़ें होती है, पहला फैक्टर। तो नेचर ऑफ गैस, जिस गैस का अधिशोषण होने वाला उसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में दो चीज़ें देखेंगे, क्या आसानी से द्रवीकरण होता है या नहीं होता है। क्लियर है बच्चों। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। सेकंड कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अधिशोषक का। कुछ घटनाएं बड़ी सिंपल सी होती है, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और अगर मैं सरफेस बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि अधिशोषक की सतह जितनी होती है ना, घरों में आप झाड़ू पोछे करते हो, पोछे जब लगाते हैं तो अगर आप उस पोछे के कपड़े को अगर पूरा समेट के पोछे लगाना चालू करें और एक उसको फैला के करें तो आपको पता चल जाएगा कि अधिशोषण कहाँ हो रहा है, जहाँ पर आपका सरफेस ज़्यादा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एब्जॉर्प्शन के होगा। एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाएगी, x/m बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ। अब बच्चों इसको हम अधिशोषक का सक्रियण भी कहते हैं। जैसे कोई आपका ये चौक है, मैंने इसी तरह से इस चौक को पूरा का पूरा सॉलिड रूप में रख रखा है, इस पर कोई एब्जॉर्ब हो रही है गैस, एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर मैं इसका पाउडर कर दूं तो दोनों में से बेटर कौन रहेगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो पाउडर पर होता है ना। कभी आपके लग जाता है, घाव लग जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, पाउडर डालते हैं, तो वो क्या होता है, नमी को अधिशोषित कर लेता है आपके, पता है ना। इसका मतलब हुआ क्या
कि जो सॉलिड है उसकी सरफेस केवल बाहर से है, जबकि यहाँ पर जैसे इस पार्टिकल को अगर आप, ये पार्टिकल है और इसको आप 2 टुकड़े कर दें तो बच्चों सरफेस बढ़ गई ना, यहाँ पर ये सरफेस एक्स्ट्रा आ गई, और जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे इसकी सरफेस बढ़ जाएगी। और चूंकि ये जो आपका इवेंट है वो कौन सा है, सरफेस का है, तो सरफेस बढ़ने के साथ साथ उसको ज़्यादा सतह मिलेगी, तो एडजॉर्प्शन जो है वो भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी सरफेस किस तरह की है, जैसे पोरस है, पोरस का मतलब समझ गए, सैरंध्र, अगर उसमें छेद हैं, है ना, जैसे आपका ये है स्पंज, इसमें छेद है अंदर, ठीक है ना, तो अगर पोरस है तो पोरस सरफेस होने पर एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रहे, सिंपल सी बातें हैं, है ना। ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल सा है, मैंने पहले भी कहा था कि आपके दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिन पर आधारित है, तो इसको ज़्यादा अपने को मतलब केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक मानता हूँ, जिसको पूरी तरह समझा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आसान होते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा प्रॉफिट वाला काम है एग्ज़ाम के हिसाब से, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और टाइप्स ऑफ एरिया उसका कैसा है, अगर वह पोरस है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और अगर वह स्मूथ है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है, आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। अगर सिल्क के कपड़े से मैं इसको साफ़ करता हूँ बोर्ड को, तो वह इतना बढ़िया साफ़ नहीं होता है, यानी कि आपके जो चौक का जो पाउडर है वो उस पर एब्जॉर्ब नहीं होता है उतना, जितना कि मैं कॉटन से लेता हूँ। क्यों, क्योंकि कॉटन जो होता है वो उसका सरफेस क्या होता है, थोड़ा रोएदार होता है, इस तरह से ऊपर है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। तो 2 फैक्टर तो आपके ये हो गए। अब तीसरा जो एक फैक्टर है जो मेजर है उस पर बात करते हैं हम, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो बच्चों टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले वाला लेक्चर देख लें, वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक सिंपल सी चीज़ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, एक थर्मल इक्वेशन का, गिब्स इक्वेशन का प्रयोग किया था और वहाँ हमने टेम्परेचर को समझा था। डेल्टा एच चूँकि एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, एक्जोथर्मिक है ना, उष्मा निकलती है, तो निकलती है तो ये कौन सा हो गया आपका, नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा एच। और डेल्टा एस चूँकि अव्यवस्थित कण व्यवस्थित हो रहे हैं तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, एंटाल्पी भी कम हो रही है। और अगर आप इस रिलेशनशिप से देखें तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव तब प्राप्त होगा जब टी कम हो। कहने का मतलब 2 घटनाएं आपकी एक साथ होती हैं, एक तो अधिशोषण होता है और एक आपका क्या होता है, विशोषण होता है। ये दोनों ही रिवर्सिबल होती है, यानी कि जमा होंगे पदार्थ, वापस वहाँ से रिमूव भी होंगे। अब अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं रहेगा। अतः आपको क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल है। अगर जमा हुए पदार्थ को आपको रिमूव करना है तो ताप बढ़ा दें, तो वो जो अधिशोषित पदार्थ है वो विशोषित होना चालू हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर आपका कौन सा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इधर चलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर आपका अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो ये घटना कहाँ होगी, आपकी कम ताप पर होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस का, जब अधिशोषण किया गया तो वहाँ पर आप टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ कर्व देखें तो वहाँ पर ये था, नाइट्रोजन का कर्व इस तरह से आता है, x/m, ठीक है, अधिशोषण की मात्रा, और इसकी मात्रा अगर टेम्परेचर के साथ देखें तो ये ग्राफ आपका यूँ आता है। टेम्परेचर अगर आप 0 डिग्री रखते हैं तो यहाँ आता है, -29 ले जाते हैं, -74 ले जाते हैं। तो टेम्परेचर के घटने के साथ साथ माइनस में है, 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, अधिशोषण की मात्रा यहाँ तक थी। जब आपने टेम्परेचर कम किया तो ये हो गया, और टेम्परेचर और कम किया तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि आप यदि स्थिर दाब रखें और फिर टेम्परेचर को घटा दें, दाब को क्या करेंगे, स्थिर, यानी कि समदाबी प्रोसेस करें आप, आइस जिसको हम मतलब यूँ कह सकते हैं कि दाब आपने कांस्टेंट किया हुआ है, अब आप टेम्परेचर अलग अलग लें, तो उसी दाब पर अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वहाँ पर गैस का अधिशोषण ज़्यादा होने वाला है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका तीसरा। अब मेजर जो फैक्टर है बच्चों वो होता है प्रेशर का, क्योंकि गैसों के अधिशोषण पर सर्वाधिक जो इफेक्ट होता है वो होता है दाब का प्रभाव।
चूँकि गैसों को व्यवस्थित करना है सतह पर, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधा है कि प्रेशर यानी कि दाब बढ़ने के साथ साथ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, अधिशोषण बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को आप यूँ समझें, अगर स्थिर ताप कर लेते हैं, कोई भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट कर लिया, स्थिर ताप पर अलग अलग दाब अगर आप लगाते हैं तो हर दाब के ऊपर आपका अधिशोषण x/m जो मात्रा है वो अलग अलग आएगी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ आएगा आपका अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा। यानी कि आप अधिशोषण की प्रोसेस को देखें तो जैसे जैसे आपका दाब इंक्रीज होता है, ये x/m है और ये प्रेशर है, इंक्रीज होने के साथ साथ आपका ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें 3 फेज आते हैं। अगर आपका दाब कम है, दाब मिडिल है और दाब हाई है, ये आपका क्या है लोअर प्रेशर पर, तो लोअर प्रेशर पर आपको स्ट्रेट लाइन आती है लगभग, यानी कि दाब बढ़ने के साथ साथ लोअर प्रेशर से आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो x/m लगातार बढ़ जाता है। फिर और दाब बढ़ने के बाद फिर वह एक कर्व आता है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है, और फिर एक हाई प्रेशर के बाद आपका x/m कांस्टेंट हो जाता है। अब इसको यूँ समझे कि ये सरफेस है, यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल हैं। सबसे पहले आप जैसे ही गैस आएगी तो यहाँ पर आपकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पर आपके गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे जैसे एब्जॉर्ब होंगे वैसे वैसे यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो अब आपका मिडिल फेज पर प्रेशर जो आएगा तो x/m आपका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और फिर जब आपका एरिया बिल्कुल फिक्स हो जाता है, यानी कि सारी गैसें एक मैक्सिमम मात्रा पर एब्जॉर्ब हो जाती है, अब आप कितना ही प्रेशर ला लें इस पर, ये सरफेस नहीं होने के कारण वहाँ पर आपकी गैस मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और कांस्टेंट हो जाता है। इसके पूरे ही गैस के जो एब्जॉर्बेशन है सॉलिड पर, इसको पूरा समझाया था फ्रेंडालिक ने, और उसके फ्रेंडालिक के एक्सपेरिमेंट को हम इसके बाद देखने वाले हैं। उसने आइसोथर्म्स यानी कि अधिशोषण समतापी ग्राफ दिया था। यानी कि आपने टेम्परेचर को फिक्स किया था और प्रेशर को बढ़ाया था, तो वहाँ पर प्रेशर को बढ़ाने के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल रूप से जब देखा तो उसे ये मिला कि सबसे पहले आपका जब लोअर प्रेशर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, x/m प्रेशर के साथ साथ बढ़ता जाता है एक सिमिलर थीम में। फिर उसके बाद जब मिडिल प्रेशर होता है यानी कि एक मध्यम दाब लगाया जाता है तो वहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल रूप से वहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी कि एक जैसी नहीं बनी रहती है। और फिर एक प्रेशर आपका वह पॉइंट आता है प्रेशर का जहाँ पर x/m क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंडालिक के समदाबी वक्र को। ओके बच्चों, तो मेजर मैंने क्या बताया वापस देख लो। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस, जिसका लिक्विफिकेशन आसानी से होता है, यानी कि जो पोलर गैसें होती है वहाँ पर अधिशोषण बढ़ जाता है, और जिनकी लिक्विफिकेशन की रेट कम होती है उनका अधिशोषण भी क्या होता है, कम होता है। सेकंड चीज़ मैंने बताई थी सरफेस एरिया, अधिशोषक का सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी टेम्परेचर, यदि आप कांस्टेंट प्रेशर रखें और टेम्परेचर को लो करते चले तो एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और लास्ट मैंने बताया प्रेशर, तो गैसों के लिए प्रेशर मेन फैक्टर होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित प्रेशर के बाद अधिशोषण कांस्टेंट हो जाता है, और उसी को फ्रेंडालिक ने अपनी इक्वेशन के द्वारा समझाया था। तो अब बात करते हैं फ्रेंडालिक के कर्व की। मिटा दो बच्चों इसको। ओके, अब फ्रेंडालिक का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, आइसोथर्म का मतलब समतापी, तो इसको कहा जाएगा अधिशोषण समतापी। समतापी का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के अधिशोषण की मात्रा x/m व प्रेशर P के मध्य संबंध को
रिलेशन को क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी कहा जाता है। समझ में आया ये कि आपने टेम्परेचर को तो क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है, और अब आप प्रेशर को मूव कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? अधिशोषण समतापी। और इसका रिलेशन जो मैंने अभी बताया था, इस तरह से ग्राफ इसने प्लॉट किया था एक्सपेरिमेंटल रूप से, x/m और P इधर आपका प्रेशर है। और जब इसने इस तरह से प्लॉट किया तो वहाँ पर इसने पाया कि ये ग्राफ इस तरह से आता है, यानी कि इसके 3 फेज मिलते हैं इसको। एक लगभग आपकी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन आती है, या स्ट्रेट लाइन आती है वो आपका क्या होता है? लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। फिर आपका यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ये क्या है? आपका मिडिल प्रेशर है। और फिर यह स्ट्रेट लाइन जो आती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये होता है हाई प्रेशर पर। तो उसने बताया फ्रेंडेलिक ने कि किसी गैस की अधिशोषण की मात्रा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? P के। और इसको हम लिख सकते हैं x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kp, और इसकी यहाँ पर पावर लगाई थी 1/n। n अधिशोषण गुणांक है। अब अधिशोषण गुणांक क्या होता है? गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, गैस की नेचर क्या है, ठीक। और इस हिसाब से उसने अपने जो इक्वेशन जो थी x/m इक्वल बराबर Kp 1/m, ये फ्रेंडाइली की क्या है? समतापी, अधिशोषण समतापी इक्वेशन है, ठीक है, जो 1909 में उसने दी थी और एडजोशन की स्टडी के बाद। अब इस पर थोड़ा डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जब प्रेशर जो था वो लो था, लो प्रेशर पर x/m के P की पावर 1 होता है, क्योंकि 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होता है तो कम प्रेशर पर आपकी फ्रेंडेली इक्वेशन क्या होती है? x/m के P की पावर 1, और P की पावर 1 का मतलब क्या हो गया आपका? 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि लोअर प्रेशर पर आपकी जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो दाब के समानुपाती होती है। फिर आपका मिडिल फेज जो आता है, तो मिडिल प्रेशर पर x/m इक्वल Kp 1/n होगा, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखें इस चीज़ को कि ये इक्वेशन आपको 3 फेज में पूछी जा सकती है। लोअर प्रेशर पर क्या संबंध होगा, मिडिल पर क्या संबंध होगा, तो ये आपका 1/n होगा। और यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो होती है, यहाँ पर जो लाइन आएगी वो तो आपकी स्ट्रेट आएगी इस तरीके से। यहाँ पर जो आएगी वो आपका कर्व किस तरह से आएगा? इस तरीके से आएगा, ओके। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं हाई प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर मैंने बताया कि वह कांस्टेंट हो जाता है, तो x/m के P की पावर 0। और यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा? x/m इक्वल K, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से चालू हो जाएगी प्रेशर के लिए। ये 3 पार्ट होंगे इसके। तो प्रेशर इफेक्ट में उसने देखा कि लोअर प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के साथ x/m, मिडिल पर क्या होता है? वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है x/m की, और हाई प्रेशर पर क्या होता है? वह चीज़ वैल्यू जो होती है वो हो जाती है आपकी कांस्टेंट हो जाती है। और कारण मैंने बता दिया, ड्यू टू लेस सरफेस एरियाज, गैस के पार्टिकल जमा हो जाएंगे, सरफेस एरिया धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ओके। अब बात करते हैं कि इस n की वैल्यू को किस तरह से निकाला जाए। तो इस n की वैल्यू को निकालने के लिए, जो एडजोशन कोएफिशिएंट है उसको निकालने के लिए इसी इक्वेशन का यूज करते हैं हम। आपकी इक्वेशन है x/m इक्वल Kp 1/n। दोनों तरफ अपन क्या करते हैं? लोगेर्थम ले लेते हैं, लघु गुणक ले लेते हैं। तो लोग लेने पर लोग x/m बराबर log K प्लस 1/n log P, ठीक है बच्चों। और ये आपकी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है कि y बराबर ये हो गया आपका mx प्लस c के रूप में। लीनियर लाइन आएगी प्रेशर और x/m के बीच में,
ठीक है। जो स्लोप आएगा वो 1/n के बराबर होगा और log k क्या होगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, अंतःखंड होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर प्लॉट करूँ ग्राफ को, तो ये ग्राफ किस तरह से आपको मिलेगा, ये ग्राफ आपका आएगा। ये आपका इंटरसेक्ट होगा जो log k के बराबर होगा। इधर आपका log x/m होगा, इधर आपका प्रेशर होगा, और जो स्लोप आएगा ये थीटा आ गया आपका। स्लोप निकालना आपको आता ही है, तो स्लोप जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 1/n के बराबर। ये फ्रेंडाली का क्या है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक ग्राफ है। समझ में आई चीज़। इस तरह से यहाँ से हम स्लोप से क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू पुट कर लेंगे, और फिर आप अलग अलग प्रेशर के ऊपर x/m को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्रेशर के बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि फ्रेंडालिक ने क्या कहा कि लो प्रेशर पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्योंकि लो प्रेशर पर 1/n इजिकल टू क्या आता है, 1। फिर आपका मिडिल प्रेशर पर 1/n 0 से 1 के बीच होता है, और हाई प्रेशर पर 1/n इजिकल टू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर आपका रिलेशन आ जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यहाँ पर आ जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और यहाँ पर आ जाएगा x/m बराबर k। ये तीन स्थितियाँ होगी और तीनों का ग्राफिकल होगा, और 1/n जो है जिसको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहा जाता है, उसकी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलो उतार लो इसको। तो बच्चों ये तो था गैसों का अधिशोषण है किस पर, ठोस पर। अब बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ें होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या किया, एक अशुद्ध शर्करा है ना, जो शक्कर बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें काफ़ी सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है ना, मटमैले कलर की होती है वो, तो उसको एकदम वाइट किया जाता है। तो अशुद्ध शर्करा के सॉल्यूशन लिया है और इसमें क्या किया जाता है, चारकोल डाल दिया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया जाता है। तो जैसे आप चारकोल डालोगे इसमें, तो चारकोल डालने पर क्या होता है कि जो शर्करा होती है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जिसके कारण कि वो मटमैली है, वो अशुद्धियाँ इस चारकोल के चारों ओर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। ठीक है ना। और जब अशुद्धियाँ इस पर अधिशोषित हो जाएगी तो अब आपकी क्या मिलेगी, आपको वाइट शुगर प्राप्त होती है। तो अब मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन में जो आपके सब्सटेंस होता है कोई सॉल्यूट वगैरह, तो वह किसी सॉलिड की सरफेस पर अधिशोषित होता है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से सॉलिड द्वारा किसी सॉल्यूट का क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किस तरह से किया जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वाइट कलर का होता है, और एक मैग्नेसॉन होता है, मैग्नेसॉन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और जब आप इस Mg हाइड्रोक्साइड को इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि जो वाइट Mg हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू हो जाता है। अब ब्लू क्यों हो गया, तो मैग्नेसॉन में जो नीले रंग के जो पिगमेंट्स थे उनको इसने क्या कर लिया, इसके चारों ओर क्या हो गया, वो एड्जॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो ये सॉलिड के द्वारा, यहाँ पर चारकोल सॉलिड था, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सॉलिड के द्वारा सॉल्यूशन में उपस्थित जो आपके पिगमेंट्स वगैरह या सब्सटेंस जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन है। ये बिल्कुल आपका जो इसके फैक्टर्स होते हैं इफेक्ट करने वाले, तो वो गैसों की तरह ही हैं। केवल यहाँ पर प्रेशर की जगह पर सबसे ज़्यादा जो
फैक्टर इफेक्ट करता है तो प्रेशर का रिप्लेस किया जाता है कंसंट्रेशन के द्वारा, क्योंकि गैसों के लिए जो प्रेशर काम करता है, प्रेशर के साथ एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन चेंज होता है। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यानी कि सॉल्यूशन से एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग जो है उसमें पहला आपका वही रहेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है यहाँ पर भी, क्योंकि ये पूरा ही एक्सोथर्मल है। एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। ताप बढ़ाने पर विलियन के अंदर जो पदार्थ एब्जॉर्ब होने चाहिए उनकी मात्रा घट जाती है। ठीक है ना। तीसरी चीज, सरफेस एरिया। सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिमिलर है पूरा गैसों की तरह, लेकिन यहाँ प्रेशर की जगह चौथा फैक्टर क्या होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन में किसी पदार्थ को एब्जॉर्ब करना हो तो। यहाँ पर भी आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन काम करेगी जो फ्रेंडेलिक ने दी थी, जो अभी हमने पढ़ा था। तो फ्रेंडेलिक इक्वेशन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए भी अप्लाई होती है। केवल प्रेशर की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाता है, रिप्लेस कंसंट्रेशन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, x/m एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, c के, और c की पावर 1/n। और ये हो जाएगा आपका x/m इक्वल k c की पावर 1/n। यहाँ पर n वापस वही है, एब्जॉर्प्शन कॉएफिशिएंट है, और k यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, ये सिमिलर है पूरा। और इसका जो अगर आप ग्राफिकली n की वैल्यू निकालें इसकी, तो यहाँ पर भी ग्राफ, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना। फैक्टर वो क्यों वही है, 4 फैक्टर पहले बताए थे, वो क्यों वही फैक्टर आपके यहाँ पर होंगे। केवल प्रेशर की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता होगी। सांद्रता बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब इसके लिए भी n की वैल्यू और ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इस तरह से ही मिलने वाला, जैसा कि आपका गैसों के लिए था। x/m इक्वल k c 1/n। ओके, और log लेने पर log x/m इक्वल log k प्लस 1/n log c। ये फ्रेंडेलिक की होगी। और यहाँ पर भी वही रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हो आप, तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और जब मिडिल कंसंट्रेशन होगी तो वहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। और जब एक कंसंट्रेशन के बाद फिक्स कंसंट्रेशन हो जाती है, उससे बाद कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो x/m का मान चेंज नहीं होता है। यानी कि इसका भी ग्राफ आपका इसी तरीके से आता है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग प्लॉट किया जाए, जो कि y बराबर mx प्लस c के लिए है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा log k, इधर हो जाएगा log x/m, और यहाँ आ जाएगी आपकी कंसंट्रेशन। p की जगह क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। और जो स्लोप आएगा tan थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर। यहाँ पर स्लोप 1/n होगा। तो एज बिल्कुल सिमिलर है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, दोनों के फैक्टर्स में। आपका वहाँ पर प्रेशर था और यहाँ पर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो 2 तरह के एब्जॉर्प्शन पढ़े थे, गैसों का एब्जॉर्प्शन सॉलिड पर, और लिक्विड का सॉल्यूशन में से एब्जॉर्प्शन होता है सॉलिड पर। और इन दोनों को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और फ्रेंडेलिक की इक्वेशन क्या कहती है, जो कि आइसोथर्मिक इसका ग्राफिंग प्लॉट था या इक्वेशन थी। तो वहाँ प्रेशर था और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन का लास्ट पॉइंट लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण के एप्लीकेशन या उपयोग अनुप्रयोग क्या है। तो दैनिक जीवन में आप ये कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसकी, जहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। जैसे पहला है
उच्च निर्वात में हाईली वैक्यूम क्रिएट करना हो, है ना। निर्वात का मतलब आपको समझ गए, निर्वात जहाँ पर हवा को पूर्णतः बाहर निकालना है। तो ऐसी जगह पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपकी जैसे किसी पोर्ट को आपको निर्वात करना है, उसमें सारी एयर को निकालना है, तो पहले सेक्शन पंप के द्वारा उस एयर को रिलीज़ कर दिया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, चारकोल डाल दिया जाता है। तो कुछ वायु जो अंदर रह जाती है एयर, वो चारकोल के ऊपर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर उस ट्यूब के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाईली वैक्यूम मिल जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे आपकी इस ट्यूब को आपको हाईली वैक्यूम करना है, तो सेक्शन पंप के द्वारा पहले तो क्या किया जाता है, सारी ही चीज़ों को, जैसे यहाँ पर ये है, या पंप लगा के सारी एयर को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ मात्रा में चारकोल डाल दिया जाता है। तो चारकोल डालने पर क्या होगा, सारी ही एयर को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। सेकंड चीज़ है गैस मास्क। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जो आपकी खदानें होती हैं तो वो काफ़ी गहराई पर होती है, और अर्थ के अंदर किसी भी जगह से वहाँ से काफ़ी विषैली गैसें जो बड़ी जहरीली होगी, तो उन गैसों का रिसाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो खदान में आदमी जो जाते हैं, तो उनके मुंह पर क्या होता है, एक मास्क लगा होता है, जिसको गैस मास्क कहा जाता है। और वह गैस मास्क के अंदर क्या भरा होता है, चारकोल चूर्ण भरा होता है। तो जब भी वो गैस निकलती है एकदम, तो चारकोल द्वारा उन गैसों को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि वह आपके फेफड़े तक ना पहुँचे और व्यक्ति सुरक्षित रह जाता है। तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। अगला जो एप्लीकेशन है ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, आपको आर्द्रता का मतलब मैंने पहले बताया था कि जैसे कार वगैरह होती है, तो उसमें अंदर जब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ग्लास के ऊपर वो जमा हो जाती है, तो दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना हो, है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल क्या करती है, जो आपके वाटर की जो मात्रा है उसको अपनी सतह पर, सरफेस पर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर एक चीज़ और होती है डीकलराइजेशन के अंदर, यानी कि किसी को भी आपको विरंजित करना है, कलर गायब करना है उसका, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर चारकोल का प्रयोग करते हैं या फ्लोर अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट प्रोसेस में विस्मांगी उत्प्रेरक के बारे में आपको पता है कि वे अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। और होमोजीनियस क्या कहते हैं कि जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक ही फेज पर हो, सॉलिड है, सारी सॉलिड है, तो वो आपका होमोजीनियस कहलाएगा। लेकिन हेटेरोजीनियस में क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट है वो गैस है, तो कैटलिस्ट क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो कुछ ऐसे मेथड है जहाँ पर हाइड्रोलिसिस कैटलिसिस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट भी आप ध्यान रखना, पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे आप। जैसे हैबर मेथड जो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, N2+ थ्राइस H2 2NH3, वहाँ पर Fe को कैटलिस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। तो N2 और H2 गैस होती है, Fe क्या है, यहाँ पर सॉलिड है, तो ये कैटलिस्ट का काम करेगी। इसी तरह H2SO4 फॉर्मेशन की जो कॉन्टैक्ट मेथड है, वहाँ पर प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। और अगर हाइड्रोजनेशन करना होता है, वनस्पति की निर्माण जब किया जाता है, तो वहाँ पर अनसैचुरेटेड जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हाइड्रोजन को जोड़कर उसको रिड्यूस किया जाता है। तो वहाँ पर आपका निकेल जो है वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कैटलिस्ट के रूप में होता है। अगला है इनर्ट गैसों के सेपरेशन में, पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो क्री गैसें हैं, ठीक है, उनका जब आपका सेपरेशन किया जाता है तो वहाँ पर एक मेथड है जहाँ पर कोकोनट चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो कोकोनट चारकोल पर क्या होती है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, रेस्ट रह जाती है। फिर आपका मेडिकल में कई सारी आपकी मरहम जो आते हैं ट्यूब लगाने की जो आती है, तो वो क्या करती है, ट्यूब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है ना, सूक्ष्म जीव, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फैन प्लवन विधि एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आपकी, जब आप मेट्रोलॉजी पढ़ोगे तब फैन प्लवन विधि के अंदर क्या होता है, जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनमें जो सल्फाइड एस्कों के साथ जो आपकी इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे सिलिका, रेत वगैरह जो भी है, उनसे सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक मेथड है फैन प्लवन, जहाँ पर चीड़ का तेल या तारपीन का तेल लिया जाता है, उसे जोर से हिलाकर वहाँ पर फैन प्राप्त किए जाते हैं, और वो फैन क्या करते हैं, जिनमें सल्फर होता है उन एस्कों को अपनी ओर अधिशोषित कर लेते हैं और झाग के अंदर आ जाते हैं, तो वो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, और जो वहाँ पर इम्प्यूरिटीज होती है वो टैंकी के तल पर रह जाती है। तो वहाँ पर चीड़ का तेल और तारपीन का तेल क्या किया जाता है, यूज में लाया जाता है एट एडजॉर्बेंट के रूप में। फिर आपका कुछ ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो एक निश्चित मात्रा को अधिशोषित करने के बाद अपना कलर चेंज करके क्या करते हैं, अभिक्रिया पूरी होने की सूचना देते हैं। जैसे इयोशीन है, अभी मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट होता है, पर मैग्नीशियम के साथ होने पर क्या होता है, नीला हो जाता है एडजोशन के कारण। फिर आपका क्रोमेटोग्राफी,
बच्चों 11th क्लास में भी था, सेपरेशन मेथड था आपका ऑर्गेनिक, जब केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी तो मेथड ऑफ सेपरेशन में आता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें 2 क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था, पेपर क्रोमेटोग्राफी और आपका एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक ग्लास ट्यूब ली जाती है जिसके अंदर आप सिलिका वगैरह को भर दिया जाता है, फिर जिसका सेपरेशन करना होता है उसका सॉल्यूशन बनाकर उसके ऊपर से डाला जाता है, तो फिर वह क्या होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है वो अलग अलग लेवल पर एब्जॉर्ब होगा और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परम्यूटेड मेथड, ये भी कक्षा 11 में था जब आपने कठोर जल से मृदु जल बनाने की विधि पढ़ी थी, तो वहाँ पर जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है जिसको परम्यूटेड परत बनाई जाती है। तो जियोलाइट जो होता है सोडियम जियोलाइट वगैरह, तो उनका प्रयोग किया जाता है और ये क्या करते हैं उन अशुद्धियों को एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर वाटर देते हैं, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल देते हैं। तो ये आपके जनरली क्या है एप्लीकेशंस है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है ना बच्चों। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि कई बार छोटा क्वेश्चन जो होता है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये आपको बोर्ड में पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट जो किस पर है, कैटलिस्ट व एंजाइम पर है, ठीक है। और फिर उसका थर्ड पार्ट होगा कोलाइड के बारे में। तो एक बहुत सामान्य सा टॉपिक है ये, जनरल है ना, जो आपके जिस स्तर पर आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि ईजी है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन था, परिभाषाएं थी, टाइप्स थे और उनको प्रभावित करने वाले कारक थे, और इसके अलावा फेंडाइलिव का आइसोथर्मिक ग्राफ था, प्लॉट किया था हमने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप प्रिपेयर करें इसको। अब नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कैटलिस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।